नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए, कर्म किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। कर्म किस प्रकार का शब्द है? ये यूपी टेट में एक बार और CG टेट में एक बार, दोनों में एक बार पूछा गया है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। ठीक है, देखिए कर्म, कर्म यहाँ पर है। कर्म, कर्म जो है आपका संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। ठीक है, कर्म संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी होता है काम, और काम हो जाएगा हिंदी, काम हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी वाले शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? संस्कृत वाले शब्द को तत्सम और हिंदी वाले शब्द को तद्भव। तो कर्म यहाँ पर संस्कृत शब्द है, इसलिए कर्म किस में चला जाएगा? तो कर्म आपको तत्सम में चला जाएगा। यहाँ राइट आंसर तत्सम होगा। चलिए अगला है, दूध किस प्रकार का शब्द है? दूध किस प्रकार का शब्द है? यह प्रश्न जो है आपको असम टेट में एक बार और हिमाचल टेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो देखिए दूध जो है आपका हिंदी शब्द है और हिंदी वाले शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, इसलिए यह तद्भव में चला जाएगा। यही चीज लिखा रहता दुग्ध, तो दुग्ध ये संस्कृत शब्द होता और संस्कृत शब्द होता तो ये तत्सम में जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मयूर किस प्रकार का शब्द है? मयूर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका ये भी पूछा गया है। मयूर किस प्रकार का शब्द है? ये CG टेट का प्रश्न है। तो देखिए मयूर, तो यहाँ पर देखिएगा मयूर जो है, मयूर एक संस्कृत शब्द है। मयूर ये संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी मोर होता है, जिसका हिंदी मोर होता है। तो संस्कृत शब्द है तो इसको तत्सम कहेंगे और मोर हिंदी शब्द है तो इसको तद्भव कहेंगे। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? तत्सम शब्द में चला जाएगा। अगला देखिएगा, दुग्ध किस प्रकार का शब्द है? दुग्ध किस प्रकार का शब्द है? यह आपका HTET का प्रश्न है। हरियाणा टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। ठीक है, दूध किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। ठीक, तो दूध देखिए यहाँ पर क्या है, तो दूध जो है आपका संस्कृत शब्द है। दुग्ध क्या है? दुग्ध आपका संस्कृत शब्द है। दुग्ध ये संस्कृत शब्द है और ये इसी का हिंदी होता है दूध, ये हिंदी शब्द है। तो संस्कृत शब्द है इसलिए ये तत्सम में जाएगा। अगर दूध रहेगा तो तद्भव में जाएगा, तो दुग्ध ये तत्सम शब्द में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, खिड़की किस प्रकार की शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। देखिए खिड़की हमारे देश का शब्द है इसलिए ये देशज शब्द में जाएगा और राजस्थान टेट में ये पूछा गया था। ठीक है, तो किस टेट में कहाँ पर कौन प्रश्न आया है, सारा चीज को जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको टेट का इस कदर तैयारी होगा कि आपको कभी ये पता भी नहीं चलेगा। कम पढ़ के ज्यादा और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आपको बनाया जाएगा यहाँ पर, और बेसिक पूरा कंप्लीट हम करवा रहे हैं। तो आप सभी अभी के भी वीडियो देखने के बाद जुड़ जाइएगा और सारे क्लासेज को यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, वहां से बात करके आपको सारा नोट्स और PDF आपको तैयारी करवा दिया जाएगा बहुत कम समय में। और बहुत अच्छा अगर कोर्स करना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जिसमें कम पढ़ा करके आपको JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा 100% बेसिक कंसेप्ट को क्लियर ट्रिक के साथ कर दे रहे हैं। आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोर किस प्रकार का शब्द है? मोर
देखिए मोर हो गया, और मोर का होता है मयूर, ठीक है। तो मयूर ये संस्कृत शब्द हो गया, और मोर ये हिंदी शब्द हो गया। तो संस्कृत शब्द अगर मयूर रहता तो तत्सम में जाता, अब मोर है तो तद्भव में जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है मोर, मोर है तो तद्भव में डालिएगा, इसलिए तद्भव शब्द हो जाएगा। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो लोटा देखिए अपने देश का शब्द है, इसलिए इसको देशज शब्द में डालिएगा, ठीक है। ये प्रश्न जो है एचटेट में एक बार पूछा गया है। सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के आए हुए प्रश्न को ही हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। धोती किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। धोती जो है अपने देश का शब्द है, इसलिए यह जो है आपका देशज शब्द में जाएगा, और यह राजस्थान टेट का एक बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। काम किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। काम जो है यह हिंदी शब्द है, ठीक है, और इसका अंग्रेजी होता है कर्म। तो काम रहेगा तो तद्भव में जाएगा, और कर्म रहेगा जो तत्सम में जाएगा। तो काम है इसलिए तद्भव जाएगा, तो इसका राइट आंसर तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नदी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। तो नदी किस प्रकार शब्द? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो देखिए वैसे शब्द नदी जिसका खंड नहीं कर सकते हैं और जो स्वतंत्र होते हैं, जो टूटेंगे नहीं, तो उसको रूढ़ में डालिएगा, ठीक है। रूढ़ यौगिक और रूढ़ में कन्फर्म हो जाइए। जो जैसे यहाँ पर अगर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ रहता, नदी दिया है तो नदी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह जो है आपको किस में चला जाएगा? रूढ़ शब्द में जाएगा। जिसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, यानी दो गो शब्द से मिलकर बना होगा, तो उसको यौगिक शब्द में डालेंगे, और जो दो गो शब्द से मिलकर बना होगा लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा, तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से आपका एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो आप सभी कंफर्म हो लीजिएगा। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। पगड़ी भी प्रश्न पूछा गया है, ये सीजी टेट में एक बार पूछा गया है। तो अपने देश का शब्द है, इसलिए इसको देशज शब्द के अंतर्गत डालिएगा, देशज शब्द के अंतर्गत डालिएगा, ठीक है। स्कूल किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। स्कूल देखिए, स्कूल, स्कूल लिखा हुआ है, तो ये हम विदेश का शब्द है, इसलिए ये जो है आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। तोता किस प्रकार का शब्द है? तोता किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, कोई नहीं। तो तोता एक ऐसा शब्द है जिसका खंडन नहीं हम करेंगे, ठीक है, खंडन नहीं करेंगे, खंडन करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग रूढ़ शब्द में डालेंगे, ठीक है। किस में डालेंगे? रूढ़ शब्द में डालेंगे। अगला यहाँ पर कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। तो कमल जो है आपको यहाँ पर रूढ़ शब्द में चला जाएगा, इसको भी हम लोग खंडन नहीं करते हैं। सेनापति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। ये प्रश्न आपका सीजी टेट, यूपी टेट दोनों में पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो सेनापति, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेना है और एक पति है, तो दो शब्दों से मिलकर यदि कोई शब्द बना हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो सेनापति जो है यौगिक शब्द में जाएगा, रूढ़ शब्द में नहीं जाएगा। सेनापति यौगिक शब्द में जाएगा, रूढ़ शब्द में नहीं जाएगा, योगरूढ़ में भी नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए, तो दो चीज आप समझ गए, रूढ़ और यौगिक। आइए योगरूढ़ भी आ जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रतिदिन का देखिए हम लोग तोड़ सकते हैं ना, प्रति भी एक शब्द होता है और दिन भी एक शब्द होता है, तो दो शब्द है और दो शब्द से मिलकर के एक शब्द बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द होगा। इसलिए क्या होगा? यह यौगिक शब्द हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। नाक किस प्रकार का शब्द है? नाक, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। देखिए नाक, नाक का हम खंडन करेंगे तो किसी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसका खंड नहीं हो रहा है, दो भाग में नहीं टूट रहा है, तो ये रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है आपका? रूढ़ शब्द है। क्लियर? चलिए, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। तो ये दशानन को तोड़ते हैं तो दस होता है और आनन होता है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। दस मने दस, आनन मने मुख, तो ये दशानन बना। तो ये यौगिक शब्द तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन दशानन मने यहाँ पर रावण होता है, इसका विशेष अर्थ निकलता है। तो विशेष अर्थ निकला तो न तो इसको रूढ़ में डालेंगे न तो इसको यौगिक में डालेंगे, इसको डालेंगे योगरूढ़ में। यानी यौगिक, वैसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाए तो वो योगरूढ़ में चला जाएगा। यौगिक होते हुए भी वो योगरूढ़ होगा जब उसका विशेष अर्थ निकलेगा। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए अगला देखिएगा। राष्ट्रपति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर दो शब्दों से, एक राष्ट्र, राष्ट्र का भी अर्थ होता है और पति, पति का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको यौगिक शब्द में हम लोग डालेंगे। किस में डालेंगे? यौगिक शब्द में। तो यौगिक शब्द हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा।
जलचर किस प्रकार का शब्द है? जलचर यहाँ पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। देखिए जलचर जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और चर दोनों का अर्थ होता है। तो जलचर जो है ये आपका यौगिक शब्द में चला जाएगा, ठीक है, यौगिक शब्द में चला जाएगा। पेन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पेन जो है देखिए विदेश का भाषा का ये शब्द है, इसलिए इसको जो है आप विदेशज शब्द के अंतर्गत रखेंगे। किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब, ठीक है, किताब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किताब जो है यहाँ पर विदेश का शब्द है, विदेश का, इसलिए इसको विदेशज शब्द के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। झरना किस प्रकार का शब्द है? झरना रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है? इसका खंड नहीं होता है, तो झरना का खंड नहीं हम कर सकेंगे, खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए झरना जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है जीव किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो जीव जो है आपका हिंदी शब्द है और हिंदी शब्द को हम लोग तद्भव शब्द के अंतर्गत रखते हैं, तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। मोबाइल किस प्रकार का शब्द है? मोबाइल किस प्रकार का शब्द है? तो मोबाइल ये विदेशी शब्द है, इसलिए ये विदेशज शब्द के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आग किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आग ये यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार और एच टेट में 1 बार पूछा गया है। तो आग देखिए ये हिंदी शब्द है, आग हिंदी शब्द है और उसको हम लोग तद्भव में डालेंगे। यदि यही अग्नि रहता तो इसको हम लोग तत्सम में डालते, ठीक है। तो आग को तद्भव शब्द के अंतर्गत रखेंगे। सूरज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। सूरज, सूरज ये क्या है? ये हम लोग देख रहे हैं हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है और इसी को अधिक कहता है सूर्य। तो सूर्य संस्कृत शब्द होता है, तो हिंदी वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी वाले शब्द को तद्भव शब्द और संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द, ठीक है। तो यही तद्भव और तत्सम हो गया। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि देखिए यहाँ पर संस्कृत शब्द है, अग्नि, अग्नि ये क्या है? संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, तो ये तत्सम शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है सूर्य किस प्रकार का शब्द है? सूर्य किस प्रकार का शब्द है? ये यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट सब में आया हुआ है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है। तो सूर्य को आप देखिएगा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप बताइएगा सूर्य जो है ये संस्कृत शब्द है, सूर्य संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी सूरज होता है। अगर सूर्य है तो ये संस्कृत शब्द है यानी तत्सम शब्द के अंतर्गत जाएगा, अगर सूरज होता तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चल जाता, ठीक है। सूर्य जो है सूरज होता तो तद्भव शब्द और सूर्य है तो तत्सम शब्द में जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, लंबा हो उधर जिसका, तो लंब जोड़ उधर हम लोग इसको कहते हैं, 2 भाग में टूट जा रहा है। लंब मने लंबा, उधर मने पेट, तो ये आपका, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ। लंबोदर यहाँ गणेश सेंस में है तो विशेष अर्थ निकलेगा, तो वो आपका जो है यहाँ पर किस में चला जाएगा? तो योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। त्रिनेत्र किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है। त्रिनेत्र 2 भाग में टूटेगा, त्रि और नेत्र हो जाएगा ना, ये त्रिनेत्र कहलाएगा। तो त्रिनेत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। लेकिन त्रिनेत्र यानी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, यौगिक शब्द होते हुए भी देखिए इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसको शंकर भगवान के सेंस में हम लोग कहते हैं। तो ये किस में चला जाएगा? योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है, योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। मुख्यमंत्री किस प्रकार का शब्द है? मुख्यमंत्री किस प्रकार का शब्द है? प्रश्न आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का मतलब देखिए 2 हुआ, मुख्य एक शब्द हो गया और मंत्री एक शब्द हो गया, तो 2 शब्द जुड़ करके बने हुए हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द है, ठीक है, पहला चीज। और इस यौगिक शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह ऑलरेडी यौगिक ही रहेगा, ठीक है। अब आपको रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और तत्सम, तद्भव में कोई भी दिमाग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी दिक्कत है तो आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? एच टेट का आया हुआ प्रश्न है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, ठीक है। अष्टभुजी देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ की बात आता है तो इसको हम सबसे पहले खंड करते हैं। अष्टभुजी का अष्ट हो गया और यहाँ पर भुजी हो गया, ठीक है। अष्ट मने 8, भुजी मने भुजा, दोनों का अर्थ निकल रहा है और ये 2 शब्द हैं, इसलिए सबसे पहला तो ये हो गया यौगिक। लेकिन अब यौगिक में भी आपको चेक करना है कि क्या ये योगरूढ़ में तो नहीं जाएगा। तो अष्टभुजी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, माँ दुर्गा के सेंस को हम लोग अष्टभुजी कहते हैं, तो विशेष अर्थ निकल गया तो वह यौगिक शब्द होते हुए भी योगरूढ़ बन जाएगा। तो योगरूढ़ शब्द में आप इसको डालिएगा। आज के बाद पक्के कंफ्यूजन आपको समाप्त हो जाएंगे। जो नासवान हो उससे क्या कहेंगे, ठीक है,
यानी विभिन्न बदलों के बदले एक शब्द, विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे आप। ठीक है, अलौकिक है, अमर है, शाश्वत है, नश्वर है। एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न का आपको हिंदी का यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, किसका, एमपी टेट में जो प्रश्न हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पूछे गए थे उसका कलेक्शन यहाँ पर आपको करके हम दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके पहले आपने यूपी टेट का भी हिंदी का प्रश्न देख लिया है, सीजी टेट का भी हिंदी का प्रश्न देख लिया है ना। अब इसका आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे, अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। ठीक है, तो जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द आएगा नश्वर, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नश्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वनवास में कौन सा समास है, वनवास में कौन सा समास है। देखिए समास को हमने यहाँ पर दो दो टॉपिक पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, यानी दो दो वीडियो इसका कंप्लीट करवाया गया है, दो दो नोट्स इसका कंप्लीट करवाया गया है। इसके बाद भी समास में दिक्कत है तो आप यहाँ से जो इतना भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपको समास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में समास आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आपका जेटेट परीक्षा में भी समास से 2 प्रश्न होगा। ठीक है, तो वनवास में कौन सा समास है आपको बताना है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में जब हम समास का विग्रह करेंगे, जब हम समास का विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा। क्या चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक चिन्ह जिसमें विग्रह करने पर आएगा उसको तत्पुरुष समास में डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वनवास का विग्रह कीजिए, आप वनवास को विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, वन को वास, जो वन को वास, जो वन में वास करता है उसको वनवास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को जो है कारक चिन्ह है, को कौन सा चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो इसी को के आधार पर यह तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन था द्विगु, द्विगु मतलब 2 होता है, द्विगु माने 2 होता है, 2 मतलब संख्यावाचक होता है। तो जितना भी संख्यावाचक चीज आएगा, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर कह सकते हैं चतुर्भुज, ये सभी द्विगु समास में जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर था द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठता है। ठीक है, तो यही चीज़ द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व में दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मरना तो दूसरा कहेगा नहीं हमको जीना है, तो मरना जीना, ये जो है आपका द्वंद्व हो गया। ठीक है, रात तो दूसरा कहेगा रात नहीं अभी दिन है, लड़ाई हो जाएगा। तो रात और दिन दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होता है। क्लियर। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उसका विशेष अर्थ निकलता है। चलिए अगला है, साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं, परकिया, नाटककार, लेखक या साहित्यिक। ठीक है, तो जो साहित्य से संबंध रखता है उसको साहित्यिक कहते हैं। और अभी तक ये प्रश्न 101 बार आपका हिंदी सेक्शन के अंतर्गत देखिएगा तो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए शिक्षक से यहाँ पूरे शिक्षक एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए शिक्षक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर यही शिक्षक का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन यहाँ एक शिक्षक पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके पहले देखिए व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण से संबंधित सारा यहाँ पर PDF आपको समाप्त कर दिया गया है, सारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके बनते हैं। जैसे छ के लिए क,
और स लेंगे हम लोग, ठीक है। त्र के लिए त, हलंत और र होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि छ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, त्र का संधि विच्छेद क्या होगा और य का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको जो है कंप्लीट करवा दिया गया है, आप उस वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। यहाँ तो आपको हम दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यानी एमपी टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला है यहाँ पर देखिएगा, रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है। रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानस, रामचरितमानस, देखिए पुस्तक का नाम दे दिया है, धार्मिक पुस्तक का नाम दे दिया, पुस्तक का नाम दे दिया, किसी का भी नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक में ले जाएंगे हम, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। और किसी जाति का सिर्फ यहाँ पर पूछता है, बोला जाता है कि धार्मिक पुस्तक, तो अगर ये बोला जाता धार्मिक पुस्तक केवल, तो ये आपका जाता जातिवाचक में। लेकिन यहाँ पर पुस्तक का नाम दे दे, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, तो ये सभी चले जाएंगे किसमें, व्यक्तिवाचक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। एमपी टेट में भी पूछा है। अब देखिए, तो द्रव्य वाली चीज़ें, द्रव्य, द्रव्य मतलब जिसको हम लोग तौल नाप सके, ठीक है। तो द्रव्य मतलब यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, धातु वाली चीज़ें, मेटल वाली चीज़ें। तो मेटल वाली चीज़ें जितनी भी होगी उसको आप मेटल से मटेरियल नाउन बनता है अंग्रेजी में, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन माने होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, नापने तोलने वाला जितना भी चीज़ होगा, ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे तांबा हो, पीतल हो, ये सभी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही काउंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी तो देखिए यहाँ मेटल वाला था, मेटल वाला, तो मेटल से मटेरियल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर दूध जो है, दूध क्या है, तो मैटर है। क्या है यहाँ पर, मैटर है, द्रव्य वाली चीज़ें हैं, लिक्विड वाली चीज़ें हैं। तो जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होगी वो भी आपको मटेरियल नाउन के अंतर्गत जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो दूध किस में जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। दूध हो, पानी हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है, शाश्वत का विलोम शब्द है। विलोम शब्द आपके एक एग्जाम में हमेशा आते हैं, विलोम शब्द जरूर याद कर लीजिएगा, रहस्यमय, सदैव, नश्वर या प्राची, ठीक है। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शाश्वत का नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नश्वर। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है अंतरंग, जल तरंग, रंगारंग या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहिरंग मतलब बाहरे और अंतरंग माने अंदर। तो जो अंदर में ही मग्न हो उसको अंतरंग कहेंगे, और जो बाहर में रंग में रंगा हो उसको बहिरंग कहेंगे। इसलिए बहिरंग का जो विपरीतार्थक होगा, जो विलोम होगा, वो अंतरंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला में कौन सा समास है आपको बताना है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, ठीक है। त्रिफला में क्या होता है, विग्रह कर लीजिए। त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार कौन कौन आता है इसमें, आंवला, हरड़ और बहेरा, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिफला। तो तीन, तीन क्या चीज़ है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक है तो संख्यावाचक वाला समास कौन होता है, द्विगु होता है। द्विगु होता है संख्यावाचक वाला। तो संख्यावाचक वाला है तो द्विगु में जाएगा। द्विगु किस में है, बी में। तो त्रिफला जो है द्विगु समास में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। एमपी टेट में पूछा गया है, लेकिन ये सिर्फ एमपीए टेट में नहीं पूछा गया है। ये प्रश्न 101 बार अभी तक के एग्जाम में, आपको बीएड जाइए वहाँ भी पूछा गया है, डीएलएड के भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको यहाँ पर विभिन्न जेएसएससी की परीक्षा में भी पूछा गया है, पुलिस की परीक्षा में। तो कन्यादान बहुत बार पूछा गया समास है। कन्यादान का मतलब क्या होता है, कन्या का दान करने वाला को कन्यादान, जिसमें कन्या का दान होता है वो कन्यादान कहलाता है। और इसमें कारक चिन्ह आ रहा है
कौन सा चिन्ह आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है जब विग्रह कर रहे हैं हम तब। जब विग्रह करेंगे और कारक चिन्ह आएगा तो उसको तत्पुरुष में डाल दीजिएगा। किसमें डालिएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसको रख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द वैसे शब्द है जिनको तोड़ा नहीं जाता है और तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, यौगिक वैसे शब्द है जिनको अलग अलग किया जा सकता है और उसका अर्थ निकलता है। और योगरूढ़ वैसे शब्द है जिसको योगरूढ़ वैसे यौगिक शब्द ही है जिनका विशेष अर्थ निकलता है, जिनका विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, तो दशानन मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे 10 और प्लस आनन। तो 10 मतलब तो 10 हो गया, आनन मतलब मुख हो गया। तो 10 मुख हो जिसका, तो ये ऐसे 10 आनन यौगिक शब्द हुआ। लेकिन यहाँ पर अब शब्द में फाइनल कीजिएगा किस प्रकार का है, तो दशानन का विशेष अर्थ निकल जा रहा है जो कि आपका रावण के सेंस में आ रहा है। तो ये विशेष अर्थ अगर निकल जाएगा तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा। ये योगरूढ़ का आंसर होगा, योगरूढ़ इसका आंसर होगा। अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, कोई नहीं। ठीक है, अष्टभुजी मतलब अष्ट और भुजी। ठीक है, अष्ट मतलब 8 और भुजी मतलब भुजा, 8 भुजाओं का समाहार। तो देखिए ये तो यौगिक शब्द हो ही गया, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल जाएगा अष्ट भुजाओं, 8 भुजाओं का समाहार, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर दुर्गा माँ के सेंस में हम लोग कहते हैं। तो ये योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। यानी वैसा शब्द जो यौगिक है ले और उसका विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा, और जिसका विशेष अर्थ नहीं निकलेगा उसको यौगिक में डालिएगा। लिपि है, हिंदी की लिपि है। प्रश्न पूछा गया था देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। ठीक है, तो हिंदी की लिपि कौन सी होती है? तो हिंदी की लिपि जो होती है वो देखिए आपकी देवनागरी है। रोमन किसकी लिपि है? तो रोमन जो है यहाँ पर अंग्रेजी की लिपि है। गुरुमुखी किसकी है? तो ये पंजाबी की है। और उर्दू की लिपि होती है फारसी। ठीक है, तो लिपि से एक प्रश्न आपको यहाँ पर एग्जाम में देखिए छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी यहाँ पर झारखंड राज्य में भी एक प्रश्न जो है लिपि से होगा। और देखिए लिपि का क्लास यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। हिंदी सेक्शन के अंतर्गत यदि आप देखिएगा तो भाषा और लिपि से जो 2 प्रश्न आपके झारखंड राज्य के एग्जाम में आएंगे उसको हमने कंप्लीट कर दिया गया है। तो उसका कंप्लीट वीडियो और नोट्स आप यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है? राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो राम विद्यालय जाता है ये आपका जो है यहाँ पर ये सामान्य वाक्य है। क्या है? सामान्य वाक्य है। अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये जो आपको हिंदी के अंतर्गत जब इसका भेद आएगा, ये प्रेजेंट, ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाता है। हिंदी में किस काल के अंतर्गत जाता है? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाता है। राम विद्यालय जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे आम खाते हैं, तो ये सामान्य बातें जो आपको बताई जाती है तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि को आपको देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको कर लेना है, क्योंकि संधि से एक प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, तो संधि में किस तरह करेंगे? तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। ठीक है, हरि क्या होगा? हरि जोड़ चंद्र, हरि जोड़ चंद्र, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। इसमें क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग लगा हुआ है ना, तो यदि 2 वाक्यों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में जो जुड़ाव होता है और उसमें कहीं भी विसर्ग चिन्ह हो तो उस संधि को हम लोग कहेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि। क्या कहेंगे उस संधि को? विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र में कौन सा संधि हो जाएगा? यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उच्चारण में संधि एक रहेगा, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं अभी तक 3 बार में, जो ग्रामर में आया वो देख लीजिए। आपको कल यूपी का भी हम दिखाए हुए थे, उसी तरह से एमपी का भी, सारे जगहों का हम प्रश्न पत्र दिखा देते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि इस तरह का आ रहा है तो हमारा भी इस तरह का आएगा। ठीक है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? उत, क्या होगा आपका? उत जोड़ चारण, उत जोड़
उच्चारण, ठीक है, ये बन जाता है उच्चारण, यही बनता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये भी यहाँ पर जो आपका है ये व्यंजन संधि है, ठीक है, और ये शुरू भी इसका व्यंजन संधि है। तो जब दो व्यंजन संधि आपस में मिलेगा तो संधि का नाम क्या होगा, व्यंजन संधि ही तो होगा ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। संधि से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, देख लीजिए निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, किस तरह से बताएंगे, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए आप पहले, ठीक है। तो संधि विच्छेद करेंगे निर्विकार का तो क्या होगा, नी और जोड़ हो जाएगा विकार, नी जोड़ विकार, ठीक है, निर्विकार। नी में ये कौन सा संधि है, ये कौन सा शब्द है, तो ये विसर्ग है, ये कौन है, विसर्ग चिन्ह है। तो जिसमें आप संधि विच्छेद किए अगर उसमें विसर्ग चिन्ह कहीं पर लगा हुआ है तो वो संधि पूरा बन जाएगा विसर्ग संधि, वो पूरा क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि बन जाएगा, ठीक है। तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। लोहा देखिए धातु ना, क्या धातु या द्रव्य, द्रव्य मेटल, तो ये धातु वाली चीज़ें हो गई, मेटल वाली चीज़ें हो गई, द्रव्य वाली चीज़ें हो गई, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाता है, ठीक है। तो धातु में आपको यहाँ सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये जितना चीज़ भी नाम आ जाएगा वो सभी चीज़ें आपकी किस में चली जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी वैसी चीज़ें जिसकी नाप तौल की जा सकती है, और लिक्विड वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो ये लोहा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है, नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देख रहे हैं आप, संज्ञा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो आपके भी संज्ञा से प्रश्न आएंगे, फिक्स है आएंगे, और संज्ञा को पूरा हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आपका उसका टॉपिक वीडियो और नोट्स पूरा कंप्लीट कर दिया गया है संज्ञा का, ठीक है। तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है, तो ऐसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ क्या कर सकें, अनुभव कर सके, महसूस कर सके, लेकिन किसी को बता नहीं सके, वो किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है, यानी जिसके किसी गुण, दोष, स्वाद, आकार का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। और नमकीन क्या है, ये स्वाद है, तो इससे हमके स्वाद का पता चलता है, इसलिए ये क्या चीज़ है आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। चाहे वो नमकीन हो, चाहे मिठास हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, ये सभी भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दूध किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए किस तरह का संज्ञा से प्रश्न आ रहा है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। दूध क्या है, तो ये लिक्विड वाली चीज़ें है, कौन सा है, लिक्विड, द्रव वाली चीज़ें हैं। तो जिसमें लिक्विड वाली चीज़ें होती है तो द्रव से जुड़ी रहती है, इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग लाते हैं, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। आशा का विलोम शब्द है नाउम्मीद, दुराशा, निराशा या हताशा, ठीक है। क्या होगा आशा का विलोम शब्द, ठीक है। तो आशा का विलोम यानी उल्टा हो गया, तो आशा का उल्टा क्या होता है, निराशा। आशा का उल्टा क्या होगा, निराशा। तो विलोम शब्द आपको देख लेने हैं, और विलोम शब्द आपको 60 विलोम शब्द इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको टॉपिक करवा दिया गया है, तो आप सभी देख लीजिएगा। नोट्स तो जरूर ले लीजिएगा। एक बार आपको बता देते हैं, जितने भी नोट्स बने हैं सिर्फ आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षाओं से पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स हैंड रिटन बना हुआ है, या नहीं तो आपका JCERT टेक्स्ट बुक का बना हुआ है। और सभी इंपॉर्टेंट, अगर कम पढ़ के आप चाहते हैं कि ज़्यादा अंक उठे और ऑथेंटिक चीज़ों को ही केवल हम पढ़ें, तो बस यहाँ से ही जुड़िएगा, और कहीं से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर शुरू में दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कृतक का विलोम शब्द है करुण, कृपण, कृतधन या कठिन, ठीक है। कृतक किसको कहते हैं, कृतक कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतक। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतधन। तो
तो उल्टा हुआ ना, कृतक जो किए गए उपकार को मानता है और कृतधन जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, यानी कृतक का उल्टा कृतधन होगा। क्या होगा? कृतधन होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? स्थूल, दुराशा, प्रत्यक्ष या हताशा। ठीक है, तो परोक्ष का क्या होता है? परोक्ष जो दूर है या नहीं देख सकते हैं, उसका यहाँ पर विलोम शब्द हो जाता है प्रत्यक्ष या सामने। ठीक है, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? ठीक है, चलिए, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। सबसे पहले समास के लिए आपको बता देते हैं। समास से एक प्रश्न आपका एग्जाम में फिक्स कर दिया गया है, एकदम समास से एक एग्जाम में फिक्स कर दिया गया, एकदम क्लियर रहिएगा। समास आपको हमने यहाँ पर पढ़ा भी दिया, उसका नोट्स भी आपको दे दिया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उसमें से किसी को कन्फ्यूजन है तो हमको कॉल कर लेंगे, क्योंकि आपको हम अपने चैनल पर क्या करते हैं, बात करने की पूरी सुविधा देते हैं शाम को। ठीक है, पूरे खुलेआम से आप बात कर सकते हैं जितनी पढ़ाई होती है। तो ये गौशाला में कौन सा समास है? समास एकदम कन्फर्म हो जाइएगा आप लोग। तो गौशाला, इसको तोड़ेंगे हम, तो गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, गौ के लिए जो शाला है, स्थान है, गौशाला है। अब देखिएगा यहाँ पर के लिए जो तोड़े हैं तो इसमें विभक्ति चिन्ह है के लिए। के लिए क्या है? कारक का है। क्या है? कारक। तो जिसमें कारक चिन्ह लगा हुआ रहता है वो तत्पुरुष समास होता है। जिसमें का आप विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा। तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए, राइट आंसर ए है आपका। साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। ठीक है, देखिए, दो शब्द हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे रात दिन, देखिए दोनों है रात दिन, और इस के बीच में योजक चिन्ह रहता है, ये योजक चिन्ह। उसी तरह से सुबह शाम, सुबह शाम, एक दूसरे का विलोम शब्द, एक दूसरे का विलोम, बीच में योजक चिन्ह। उसी तरह से साग पात, ठीक है, तो एक दूसरे का विलोम शब्द, बीच में योजक चिन्ह। कौन सा समास? तो इसको हम लोग डालते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। जब एक दूसरे के कोई विपरीत होता है तो उसमें क्या होता है? द्वंद्व होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है ना। तो जैसे ही ऐसा समास मिले तो इसको बोलिएगा झगड़े वाला समास है। क्या बोलिएगा? झगड़े वाला समास। और झगड़े वाला समास के मतलब है द्वंद्व समास। झगड़े वाला समास का मतलब द्वंद्व समास, द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, तो विलोम हो, बीच में योजक चिन्ह हो, द्वंद्व समास चला जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से निकल जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि बोधक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या आपका है आदेश सूचक वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ से निकल जाओ, ये किसी ने क्या किया होगा? आदेश दिया होगा। किसी ने क्या किया होगा? आदेश दिया होगा। तो जिस वाक्य में कोई भी आदेश दिया जाता है, जिस वाक्य में कुछ भी आदेश दिया जाता है, आदेश सूचक वाक्य होता है। तो इसलिए यह किस वाक्य में जाएगा? आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। ठीक है, आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? देखिए कितने समास पूछे गए हैं आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भाई का उल्टा क्या होता है बताइएगा? बहन। भाई का उल्टा बहन, और बीच में योजक चिन्ह। उल्टा जो रहेगा उसमें क्या होगा? द्वंद्व होगा, लड़ाई होगा। तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? द्वंद्व समास में चला जाएगा आपका। की लिपि है, उर्दू की लिपि है, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि, एक प्रश्न यहाँ से पक्का रहेंगे आपका। जेटेट में भी रहेगा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी लिपि से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लिपि को ध्यान में देख लीजिएगा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भाषा और लिपि, यहाँ पर जो टॉपिक है उसको हमने क्लियर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आप सभी देख लेंगे, या नहीं तो जो जुड़ेंगे उनको यहाँ पीछे की सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो आप यहाँ से सारी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरा किताब का मिलेगा, जो कि 101% ऑथेंटिक है। और वहाँ से आपको कम प्रश्न पढ़ना है, आपको कम प्रश्न पढ़ना है और अधिक प्रश्न आपको JCERT टेक्स्ट बुक से भिड़ना है। तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, उर्दू की लिपि है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। उर्दू की लिपि फारसी होती है। अगला प्रश्न है,
शायद पिताजी टहल कर आ चुके थे। शायद पिताजी टहल कर आ चुके थे, यह किस काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शायद। शायद, शायद में आ जाता है संदिग्ध। शायद में क्या आ जाता है? संदिग्ध चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो शायद पिताजी टहल कर आ चुके थे, यह किस काल का उदाहरण है? तो शायद जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अगला है, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। गुच्छा है किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है। ठीक है, संज्ञा आपको यहाँ पर जो है टॉपिक समाप्त कर दिया गया है। संज्ञा पूरा पढ़ा दिया गया है, बेसिक रूप से लेकर के उसका MCQ भी आप सभी यहाँ से संज्ञा का नोट्स लेकर के देख लीजिएगा, उसका वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको एक भी संज्ञा यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो गुच्छा क्या होता है? गुच्छा एक समूह में होता है, इसलिए इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा में डालेंगे। गुच्छा समूह में होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें एक साथ हो जाती है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो गुच्छा नाम ही होता है कि यहाँ पर एक से अधिक होगा तभी गुच्छा बनेगा, इसलिए गुच्छा जो है समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट है, क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है। क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाक्य पहचानने का तरीका है कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन आता है? प्रश्नवाचक शब्द में आ गया क्या, कब, कौन, कैसे, ये सब कुछ भी आ गया तो आप समझिए कि प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वो जो होगा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसमें देखिए एक और पहचान है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर किसी वाक्य में इस तरह का चिन्ह लग गया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य में डालेंगे, इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा और इसका भी क्लासेज आपको यहाँ पर इंड कर दिया गया है। बहुत सारी क्लासेज आपकी जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई है, आपको सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है। यहाँ से सारा नोट्स और PDF आपको एक बार कंप्लीट मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं, इसको जो होता है दो या दो से अधिक भागों में हम लोग नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कहें लोटा, अगर यहाँ पर कहें पंकज, तो ये सभी जो है आपको स्वतंत्र है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये रूढ़ शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द यहाँ पर दो शब्द से मिल करके बने होंगे, उसको यौगिक शब्द कहेंगे हम लोग। ठीक है, और योगरूढ़ शब्द तो वे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको यहाँ पर योगरूढ़ शब्द से कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कहेंगे पीताम्बर, पीताम्बर, तो पीला और जोड़ अंबर। ठीक है, राजकुमार, राज और जोड़ कुमार, तो ये एक अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, अलग अर्थ निकलेगा, तो योगरूढ़ में जाओगे तो ये पीताम्बर हो गया, पीला, तो ये एक विशेष अर्थ निकल रहा है विष्णु भगवान के सेंस में, तो ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द जो दो से मिलकर बना है, और रूढ़ शब्द जिसका खंडन हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो स्वतंत्र होता है, रूढ़ शब्द होता है, इसलिए कमल का खंडन नहीं करेंगे, ये रूढ़ शब्द में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। ठीक है, त्रिफला में देखिए क्या होता है, याद देखिए। त्रिफला, त्रिफला में हो गया तीन फलों का समाहार, इसका विग्रह करते हैं हम लोग, तीन फलों का समाहार होता है। ठीक है, और यहाँ पर तीन में देखिए, तीन क्या चीज़ है? ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक। तो जो संख्यावाचक जितने भी रहते हैं उसको हम लोग द्विगु समास में डालते हैं, द्विगु समास में। ठीक है, क्योंकि त्रिफला का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, अगर विशेष अर्थ निकलता है तो उसको बहुब्रीहि में डालते हैं, लेकिन त्रिफला में सिर्फ यहाँ संख्यावाचक निकल रहा है, इसलिए उसको द्विगु में डालिएगा। द्विगु मने द्विगु मने दो, तो ये भी संख्यावाचक, और संख्यावाचक वाली चीज़ें द्विगु में जाता है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? प्रिय पात्र, समदर्शी, प्रियदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्रियदर्शी। क्या कहते हैं उसको? प्रियदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आसान न मानने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, यूपी टेट में तो आया ही है, बाकी अन्य राज्यों के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं? या उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न इसी तरह से घुमा के रहता है, ठीक है। तो जो उपकार को मानता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? जो किए हुए कार्य को मानता है, जो किए हुए एहसान को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो आसान को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसको हम लोग कहते हैं कृतधन। क्या कहते हैं? कृतधन। तो दोनों में याद रखिएगा, कृतज्ञ और कृतधन दोनों में यही अंतर है। ये किए गए उपकार को मानता है, ये किए गए उपकार को नहीं मानता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय को देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के ही आपको जाना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय को आप सभी देख लेंगे। उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो समाप्त कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय अगर देखना हो तो सबसे पहले जो वाक्य दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। चिरायु में क्या होगा? चीर, चीर जोड़ आयु होगा। क्या होगा? चीर जोड़ आयु होगा ना। अब ये प्लस जो है आपको मेन सेंटर है। अब प्लस के पहले वाला जो पहले आया उपसर्ग और जो बाद में आया प्रत्यय, ठीक है। तो चिरायु में प्रत्यय अगर पूछेगा कौन है तो आयु बोलना है, और चिरायु में उपसर्ग अगर पूछेगा कौन है तो चीर बोलना है। जो पहले लगा उपसर्ग और जो बाद में लगा प्रत्यय। तो चीर उपसर्ग है, आयु प्रत्यय है। पूछा आपसे उपसर्ग है तो आंसर यहाँ देखिए चीर है डी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत जोड़ आदि, इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि कौन होगा? ठीक है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि। क्या होगा? इति जोड़ आदि होगा सही संधि विच्छेद। वर्णमाला कहते हैं शब्द को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्णमाला के नाम से जानते हैं। उलट फेर होना का अर्थ है, उलट फेर होना का अर्थ है हिंसा होना, करवट लेना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, परिवर्तन होना, ठीक है। तो उलट फेर होना का अर्थ क्या है? हिंसा होना, करवट लेना, अपेक्षा के विरुद्ध होना, परिवर्तन होना, ठीक है। उलट फेर होना का मतलब क्या हो जाना? परिवर्तन हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो उलट फेर होना मतलब परिवर्तन होना, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द है समृद्धि, अराग, विराग कोई नहीं, ठीक है। तो अनुराग का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो अनुराग का उल्टा हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अगला है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमला, वाणी, शारदा, वीणा पानी कौन नहीं है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वाणी तो हम लोग यहाँ पर सरस्वती को ही कहते हैं, शारदा भी सरस्वती को ही कहते हैं, वीणा पानी भी सरस्वती को ही कहते हैं, लेकिन कमला जो है सरस्वती को नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कमला जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। भागीरथ का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथ का पर्यायवाची शब्द है गंगा, सरिता, यमुना, निर्झरनी कौन है? कौन जो है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो भागीरथ का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? यहाँ पर गंगा हो जाएगा, ठीक है। आम खा रहा था, इसमें राम कौन सा शब्द है? ठीक है। उद्देश्य है, विधेय है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य, ठीक है। इसमें शब्द पूछा जा रहा है, इसमें वाक्य नहीं पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है। अगर वाक्य पूछा जाता तो हम सरल वाक्य और मिश्र वाक्य देते, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह शब्द किस प्रकार का है। तो शब्द दो ही प्रकार का होगा, चाहे तो वह उद्देश्य होगा, चाहे तो वह विधेय होगा, ठीक है। तो किस में जाएगा? तो आपसे पूछा था राम आम खा रहा है, इसमें राम कौन सा शब्द है?
तो राम यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, राम के बारे में ही बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, इसलिए राम यहाँ पर उद्देश्य है। और आम खा रहा था, इतना पूरा इस वाक्य के इस शब्द के बाद जितना बच गया वो विधेय में जाएगा। किस में जाएगा? वो विधेय में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? राम क्या चीज है? आपका उद्देश्य है। क्लियर हो गया होगा? उद्देश्य विधेय। ठीक है। गीता चाय पी रही थी, इसमें विधेय कौन सा शब्द है? देखिए, गीता चाय पी रही थी, इसमें विधेय कौन सा शब्द है? तो एक वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होगा वो होता है सब्जेक्ट या वो होता है उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें गीता क्या चीज है? तो गीता उद्देश्य है, और बाकी उसके बाद वाला जितना भी वाक्य का बाकी भाग बच गया वो विधेय होता है। वो क्या होता है? विधेय होता है। यानी चाय पी रही थी यह विधेय है। ठीक है, तो चाय पी रही थी विधेय हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। उसने देखा कि कार आ रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने देखा कि कार आ रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यह वाक्य जो है आपको मिश्रित है। उसने देखा कार आ रहे हैं, तो ये जो है आपका मिश्रित वर्ड्स है, इसलिए यह जो वाक्य चला जाएगा वो आपका मिश्र वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य में मिश्र प्रश्न होते हैं, इसलिए मिश्र वाक्य में चला जाएगा। सीता पत्र लिख रही थी और मैं पत्र पढ़ रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? सीता पत्र लिख रही थी, याद रखिएगा, सीता पत्र लिख रही थी और मैं पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, इसका किस प्रकार का वाक्य है? उद्देश्य, ये तो नहीं जाएगा। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य किस में जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए जब दो वाक्य, सीता पत्र लिख रही थी यह एक वाक्य है और मैं पत्र पढ़ रहा था ये दूसरा वाक्य है। जब दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उस वाक्य को हम लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे उसको? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो सीता पत्र लिख रही थी और मैं पत्र पढ़ रहा था, यह जो है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर बादल गरज रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बादल गरज रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है। बादल गरज रहे हैं, देखिए एक वाक्य है, वर्षा नहीं हो रही है दूसरा वाक्य है, और दोनों यहाँ पर किंतु से जुड़े हुए हैं। तो जब दो वाक्य आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको किस वाक्य में हम लोग डालेंगे? तो उसको संयुक्त वाक्य में डालेंगे। किस में डालेंगे? संयुक्त वाक्य में डालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राम आम खा रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, राम आम खा रहा था यह एक वाक्य है और यह सरल वाक्य है। यह सबसे सरल वाक्य है, सरल भाषा में कहा गया है। तो जब सिंगल सेंटेंस रहे, जब सिंगल वाक्य रहे और सरल भाषा में रहे तो उसको हम लोग सरल वाक्य में डालेंगे। इसलिए राम आम खा रहा था यह ऑप्शन के अनुसार सरल वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राम नहीं पढ़ रहा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है? तो जिस वाक्य में न या नहीं लगा हुआ रहता है वैसा वाक्य देखिएगा। जिस वाक्य में न या नहीं लगा हुआ रहेगा, या इंग्लिश में कहते हैं कि नो या नोट लगा हुआ रहेगा, नोट लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नहीं लगा हुआ वाक्य में हम लोग उसको लेते हैं नकारात्मक वाक्य में। किस में लेते हैं? नकारात्मक वाक्य में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो राम नहीं पढ़ रहा है, इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, इसलिए किस प्रकार का वाक्य है आपका? नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मैं उस चोर को पहचानता हूं जिसने मेरी घड़ी चुराई है। मैं उस चोर को पहचानता हूं जिसने मेरी घड़ी चुराई है। ठीक है, तो देखिए यह वाक्य क्या हो गया? ये दो सेंटेंस नहीं है, वाक्य जो है यहाँ पर मिश्रित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर मिश्रित हो जा रहा है, इसलिए वाक्य किस प्रकार में चला जाएगा? तो यह वाक्य मिश्र वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, यह वाक्य किस में चला जाएगा? मिश्र वाक्य में चला जाएगा। आहा, मैच जीत गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए मेरे शिक्षक बंधु, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या आदेश सूचक वाक्य है? ठीक है, प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार। अब बताइए क्या होगा? ठीक है, तो वाक्य के प्रकार को देख लेना है, और बाकी तो हमने यहाँ पर सारा चीज आपको हिंदी के अंतर्गत ग्रामर सेक्शन को पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं कि ग्रामर से कहीं तो छूटेगा ही नहीं छूटेगा। बाकी आगे देखते हैं, जो कुछ भी आएगा उसको इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है,
तो देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है, तो जिस वाक्य में खुशी, दुख, हर्ष, आश्चर्य का भाव व्यक्त होगा उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह में डालिएगा, और उसके लिए जो साइन होता है विस्मयादि बोधक का, देखिए साइन होता है, ये चिन्ह होता है। तो अगर किसी वाक्य में इस तरह का चिन्ह लग गया, इस तरह का चिन्ह लग गया, तो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अभी आहा क्या बोला था, आहा, उसके बाद देखिएगा इसका चिन्ह दिया हुआ है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहता है वो आपका यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य में जाएगा। तो ये विस्मयादि बोधक में, नकारात्मक में वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा, प्रश्नवाचक में लास्ट में हंसुआ छाप यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, और आदेश सूचक में आदेश दिया हुआ रहेगा, ऑर्डर किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक में हो जाएगा। रमन क्यों बाजार जा रहा है, रमन क्यों बाजार जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ठीक है, रमन क्यों बाजार जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर रमन क्यों, वाक्य के लास्ट में देखिएगा, और यहाँ पर क्या, कब, कौन, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। ये सब कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो किसी भी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द लग गया और उसके साथ साथ आप देखिए, उसके साथ साथ यह जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया या प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वह जो वाक्य जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। किस में जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। तो आप याद रखिएगा किसी भी वाक्य में ये हंसुआ छाप, हंसुआ छाप इसको हम लोग कहते हैं, या इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये तो इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य में रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। ठीक है।